अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं, तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है, उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर अवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लेट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा।
इतनी लाल मिर्च छोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्नब और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी न दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं, तू न उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ न बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी, हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है, आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं, सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। शालिनी बेटा सुन, तू दामाद जी के आते निकल जाना घर से और टाइम से यहाँ आ जाना। समीर आखिर इतने सालों बाद कोरिया से वापस आ रहा है। हाँ माँ, समीर आ रहा है और मैं टाइम पर ना आऊं, ऐसा हो सकता है? हाँ चल, मैं रखती हूँ, समीर कुछ ही देर में आता होगा, मैं उसकी पसंद के राजमा चावल और खीर भी बना लूं। ठीक है माँ, बाय, रखती हूँ। सुधा, देखो मैं सारा सामान ले आया हूँ, कुछ रह गया हो तो बता देना, मैं रामू से मंगवा लूंगा। अरे केसर तो आप भूल ही गए, इसमें लानी, आपको पता है ना समीर को केसर वाली खीर पसंद है। अरे ध्यान से देखो, थैले में नीचे है तो। अरे हाँ, मिल गया पैकेट। अच्छा, ये काजू कतली तुम्हें याद थी? तो और क्या, मुझे पता है मेरे बेटे को काजू कतली बहुत पसंद है। जैसे तुम्हें अपने लाडले के आने की खुशी है, मुझे तुमसे दोगुनी है। सुधा और सुदर्शन के चेहरे पर जो आज खुशी झलक रही थी वो उनके बेटे समीर के वापस आने की थी, जो कई सालों बाद सियोल साउथ कोरिया से वापस आ रहा था। समीर की बड़ी बहन शालिनी की शादी उसी शहर में ही हुई थी और समीर ने सियोल साउथ कोरिया जाकर पढ़ाई की और वहीं काम करने लगा। अब काफी सालों बाद समीर वापस अपने देश इंडिया आ रहा था। अरे सुनिए, दरवाजे की घंटी बजी है, लगता है समीर आ गया। सुधा जैसे ही दरवाजा खोलती है, समीर के साथ एक साउथ कोरियन लड़की भी होती है और समीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। माँ, पापा प्रणाम, जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा। ये कौन है बेटा? अरे सुधा, पहले इन्हें अंदर तो आने दो। समीर के साथ लड़की को देखकर सुधा थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है। समीर उस लड़की के बारे में बताता है कि वो कोरियन लड़की उसकी पत्नी यून जून है। उन्होंने वहां साथ में पढ़ाई की, काम किया और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। ये सुनकर सुधा चौंक जाती है। समीर, तूने हमें बताया भी नहीं और अचानक शादी कर ली? माँ, यून जून की दादी बीमार रहती हैं,
और वो चाहती थी कि हम उनके सामने उनके रीति रिवाज से शादी करें, इसलिए हमने शादी कर ली। सुधा, कोई बात नहीं, पहले इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। जाओ बेटा, तुम लोग हाथ मुंह धो लो। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अरे देख, शालिनी और तेरे जीजाजी भी आ गए। सुधा सारी बात शालिनी और अपने दामाद राजीव को बताती है। सब बहुत खुश थे सिवाय सुधा और शालिनी के। सुधा और शालिनी रसोई में जाकर आपस में बात करने लगती हैं। शालिनी, मैंने समीर के सामने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे बुरा न लगे, पर शालिनी, ये समीर किस फिरंगी से शादी कराया है जिसे ना हमारी भाषा की समझ है और ना ही हमारे रीति रिवाजों की। और तो और माँ, पता नहीं खाना भी क्या ही खाती होगी ये। इतनी देर में यून जून किचन में आ जाती है और अपने बैग में से कोरियन किमची निकालती है। शालिनी दीदी, ये किमची है, हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। ये मैंने खुद अपने हाथों से आप सबके लिए बनाई है, आप खाकर देखिए। तुम्हें हिंदी बोलनी आती है और ये किमची, ये क्या है? ये तो पहले कभी नहीं सुना। इतनी देर में समीर भी किचन में आ जाता है। अरे माँ, यूनजून ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इंडिया आने से पहले मैं उसे हिंदी सिखा दूं, और देखो कितनी सरपट हिंदी बोलती है। और आप सब ये किमची खाकर देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट डिश है कोरिया की, और यूनजून ने इसे बहुत प्यार से बनाया है आप सबके लिए। सभी लोग यूनजून की किमची की बहुत तारीफ करते हैं। तभी शालिनी का पति राजीव कहता है, वाह यूनजून, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं अभी नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, उसमें कोरियन डिशेस भी रखवाई हैं। हमारे यहाँ कोरिया का बहुत अच्छा शेफ खाना बना रहा है, जिसे टेस्ट करने कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। माँ जी, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन में आए। बिल्कुल बेटा, हम सब आएंगे। अगले दिन शालिनी का फोन आता है और वो घबराती हुई अपनी माँ सुधा को कहती है, माँ, जिस कोरियन शेफ ने किमची बनानी थी उसकी माँ अचानक बीमार हो गई और वो बिना बताए कोरिया वापस चला गया। ये बात इनको रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक शेफ ने बताई है। ये बहुत परेशान है माँ, कुछ ही दिनों में इनके क्लाइंट्स किमची टेस्ट करने आने वाले हैं और इतनी जल्दी कोई दूसरा कोरियन शेफ भी नहीं मिलेगा जो इतनी अच्छी किमची बना सके। सुधा शालिनी से फोन पर बात करके परेशान थी। पता नहीं अब क्या होगा, दामाद जी सब कुछ कैसे करेंगे, बेचारे बहुत परेशान हैं। नया काम शुरू कर रहे हैं, उसमें भी अड़चन आ जाएगी। चिंता मत करो सुधा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम चिंता करती हो, फिर तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। तुम आराम से यहां बैठो। मां, मैं जीजू से बात करता हूं। यूनजून सबकी बातें सुन रही थी। तभी वो सुधा से बोली, माँ जी, मैं राजीव जीजू और शालिनी दीदी की मदद कर सकती हूँ, मैं किमची बना सकती हूँ। अरे हाँ यूनजून, तुम तो वाकई में बहुत टेस्टी किमची बनाती हो। ये आइडिया बढ़िया रहेगा माँ। सभी को यूनजून का ये आइडिया अच्छा लगता है। राजीव से इस बारे में बात होती है। वो तो पहले ही यूनजून की किमची की तारीफ कर चुका था, उसे भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। यूनजून के पास किमची बनाने के लिए अभी समय था, इसलिए वो जल्दी जल्दी किमची तैयार करती है और इनॉग्रेशन के दिन सब रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां राजीव के सभी क्लाइंट्स यूनजून की बनाई किमची खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू यूनजून, आज तुमने मेरी और मेरे रेस्टोरेंट की इज्जत बचा ली। बेटा यूनजून, आज एक बात मुझे समझ आ गई। चाहे देश, पहनावा, खान पान या भाषा भिन्न हो, पर मायने सिर्फ इंसान का व्यवहार रखता है। और तुम्हारे व्यवहार को देखकर तो समझ आ गया कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें अपनी बहू के रूप में पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ यूनजून, तुम मेरे भाई समीर के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो और माँ के लिए उनकी परफेक्ट बहू, या ये कहो परफेक्ट कोरियन किमची वाली बहू। यूनजून और सब जोर से हंस देते हैं। इसी तरह यूनजून समीर के परिवार के साथ घुल मिल जाती है और अपने जीजू राजीव के साथ उसके रेस्टोरेंट में भी मदद करने लगती है। और कोरियन बहू की किमची उसके घर के साथ साथ हर जगह प्यार बटोर लेती है। Thanks for watching.